Hello friends, welcome to Sitaramai's YouTube channel. In this video we will discuss important diagrams, flowcharts और Venn diagram जो है जो GS4 के लिए important है। और मैं आपको पॉइंट्स बोलूँगा, आप पहले उसका इस वीडियो को रोक के थोड़ी देर के लिए उसका वेन डायग्राम जैसा भी आप रफ बना सकते हैं वैसा आप बनाएं। उसके बाद में अगले टॉपिक पर बढ़े, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, टॉपिक्स आपको सिलेबस के अच्छे से मालूम होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले से इसको ठीक से सिलेबस को पढ़ के और जब आगे इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं बाकी चीज़ें आपने पहले से कर रखी है। ठीक है, टॉपिक पे चलते हैं। सिलेबस आपको अच्छे से मालूम होगा। जल्दी से 1 मिनट में इस पूरे सिलेबस को मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, आप सिलेबस हालांकि आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि पहला जो टॉपिक था वो आपका है जो आपका एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेरेंस में एसेंस। वर्ड लिख लीजिए आप यहाँ पे, जो है आपका एसेंस है। हाँ ठीक है, एसेंस है। इसके अलावा ये कलर आपका, हाँ, एसेंस है, डिटर्मिनेंस है, प्लस कंसिक्वेंस है। एथिक्स के ये दो तीन चीज़ें हैं जिसको बोल सकते हैं CDE। ठीक है, तो सी से आपका कंसिक्वेंस है, इसको उल्टा लिखा गया है CDE को, एसेंस, डिटर्मिनेंस और आपका कंसिक्वेंस। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस का। इंटरफेस, इसको वर्ड को याद रखें, है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। और वर्ड है आपका एसेंस, डिटर्मिनेंट्स और आपका कंसिक्वेंस। जब इसका कहाँ पे है इस एथिक्स का, ह्यूमन एक्शंस में, तो आपको वर्ड ध्यान रखना है ह्यूमन एक्शन में। ह्यूमन एक्शन में एसेंस, डिटर्मिनेंट और कंसिक्वेंस जो है एथिक्स का वो क्या क्या है वो देखना है इसमें। फिर इसके अलावा एथिक्स की जो डायमेंशंस हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये सिलेबस का वर्ड है एथिक्स, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। इसके अलावा आपका डायमेंशंस दो हैं इसकी, एक तो प्राइवेट लाइफ में और दूसरा पब्लिक लाइफ में। ठीक है, तो जब भी कोई केस स्टडी आती है तो वहाँ पे अपन एक, जब दो चीज़ें आएंगी कि हमें कौन कौन सी उसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, तो हम वहाँ पे शॉर्ट टर्म भी बात करेंगे या लॉन्ग टर्म बात करेंगे कि हमारे पास में वर्ड्स की कमी होगी और केस स्टडी के लिए टाइम ज़्यादा बच रहा होगा या वर्ड भी हमें ज़्यादा लिखने होंगे, तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लिखना है। इसके साथ में एक ऑप्शन और यूज़ कर सकते हैं हम, प्राइवेट लाइफ और आपका पब्लिक लाइफ। तो ये आपके एथिक्स के डायमेंशंस हो सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर आपका जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं इनके बारे में बात करनी है कि ह्यूमन वैल्यूज़ कौन कौन सी है, तो इस वर्ड को याद रखें, एथिक्स का ये इसेंस, डिटर्मिनेंस, कंसिक्वेंस इसको याद रखें, ह्यूमन वैल्यूज़ को याद रखें। इसके अलावा एथिक्स की डायमेंशन, प्राइवेट पब्लिक, इसको याद रखें, ये इसके वर्ड हो गए। फिर रोल जो है, ठीक है, रोल किन किन का है एथिक्स में वो ध्यान रखना है। एक तो फैमिली का है, सोसाइटी का है और इसके बाद में आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। तो जहाँ पे भी केस स्टडी हो वहाँ पे हम कोई चीज़ सुधारना चाह रहे हैं, कोई इंप्रूव करना चाहते हैं, कोई रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो वहाँ पे फैमिली लेवल पे कर सकते हैं, सोसाइटी लेवल पे कर सकते हैं और आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनके बेसिस पे उनके लेवल पे कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका कुछ यहाँ पे जब केस स्टडी आगे चल के सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आप लाइफ्स की और लाइफ्स जो है फिलोसफर्स की, थिंकर्स की, रिफॉर्मर्स की, तो ये वर्ड याद रखें आप, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, मॉरल थिंकर्स और आपका फिलोसोफर। ठीक है, तो ये चार लोग हैं, कौन कौन है, एक तो फिलोसोफर है, मॉरल थिंकर है, ठीक है, इसके साथ में आपका रिफॉर्मर है और ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये चार लोग हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। साथ में ग्रेट लीडर वगैरह जो है उनको भी आप रख सकते हैं, तो उनकी लाइफ की जो टीचिंग्स है वो आप यूज कर सकते हैं। इतना पॉइंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, इतना तो यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमें जो बात करनी है वो है इसके बाद में अगला टॉपिक जो आपका एटीट्यूड। ये तो देखिए, ये तो आपका चेंज लाने के लिए हो गया कि एथिक्स का रोल क्या है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ में इसका इंटरफेस क्या है एथिक्स का, वो हमें यहाँ पे देखना था। अगला जो हमें यहाँ पे देखना है वो है, आपको देखना चाहिए यहाँ पे चीज़ जो है आपका एटीट्यूड, उसका किस तरह से यूज़ करना है। तो एटीट्यूड पे जब भी आप क्वेश्चन आएगा तो एटीट्यूड पे आप बात करेंगे एटीट्यूड बिल्ड करने की, तो एटीट्यूड का कंटेंट क्या है इसकी बात करनी है। एटीट्यूड कंटेंट के साथ में एटीट्यूड का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब बनने में किन किन चीज़ों का रोल होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसके फंक्शन क्या होता है एटीट्यूड के, ये इसके ऊपर बात करना है। फंक्शन के बाद में हमें बात करना है इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है। ठीक है, तो इतने सारे हमें यहाँ पे मसाला मिला लिखने के लिए ये सिलेबस की टॉपिक्स है, इसका इन्फ्लुएंस। फिर इसके बाद में इसका एटीट्यूड का रिलेशन क्या है थॉट्स के साथ में, प्लस बिहेवियर के साथ में, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थॉट्स से बिहेवियर के साथ में इसका रिलेशन क्या है। फिर इसके बाद में आपका है मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड जो है। अब जो टाइप्स जो है, जो हम कंटेंट बात करते हैं एटीट्यूड डेवलप होता है उस टाइम पे, तो वहाँ पे आप ये एग्जांपल अलग से दिया हुआ है सिलेबस में ही कि मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड जो है इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। तो मॉरल एटीट्यूड और पॉलिटिकल एटीट्यूड दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में आपका, और ये केस स्टडी में ध्यान रखना है आपको कि पॉलिटिकल एटीट्यूड जब सिलेबस में दिया हो तो पॉलिटिकल एटीट्यूड को बदलने का तरीका हम वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड को यूज़ भी वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में आपका एक सोशल इन्फ्लुएंस, जैसे यहाँ बात करिए ना, सिलेबस की टॉपिक ही है कि रिलेशन ऑफ एटीट्यूड का रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर। ठीक है, तो ऐसे ही इसका एटीट्यूड जो है इसका सोशल इन्फ्लुएंस की बात करेगा। प्लस परसुएशन जो है
इसकी बात करेगा। तो इसके एग्जाम्पल आपको सोचने हैं परसुएशन का और इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चल के इसकी बात हम करेंगे। तो परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस इनकी बात करेंगे। अब परसुएशन पे एक एग्जांपल तो आपको बता दूं कि अभी एक क्रिकेटर था, जो आपका बांग्लादेश क्रिकेट टीम का था, ठीक है। उसने अभी संन्यास लिया, और जब शेख हसीना जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उनसे कहा कि नहीं, आपको रिटायर नहीं होना, आपकी एज तो अभी खेलने की है, आप और खेलिए और देश का नाम लगाइए, देश का नाम कीजिए, ठीक है, और आगे जाके कुछ और अचीवमेंट कीजिए। तो उसके बाद में वो जो क्रिकेटर है उसने दोबारा खेलना स्टार्ट कर दिया, और मेरे हिसाब से वो जो है बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कैप्टन है। तो ये परसुएशन का ही एग्जाम्पल है सबसे बेहतर। और एग्जाम्पल्स जो है हम आगे चल के बात करते रहेंगे, जो जैसे जैसे याद आएगा आप उन चीज़ों को डाल देंगे, ठीक है। तो ये तो इतना हो गया जो बेसिक पॉइंट है इसके। फिर आपके सामने इसके अलावा और टॉपिक्स यहाँ पे दे ही रखे हैं, तो उनको आप देख लीजिए कि ये तो एटीट्यूड हो गया, एटीट्यूड के टॉपिक्स हमने बात कर लिए, ठीक है। एटीट्यूड का कंटेंट है, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी एटीट्यूड की फंक्शन है, रिलेशन है उसके बिहेवियर थॉट के साथ में। इसके अलावा आपका जो सोशल पॉलिटिकल एटीट्यूड है उसकी बात करते हैं। फिर इसके अलावा परसुएशन क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये सब एटीट्यूड के बारे में बातें यहाँ पे है, ठीक है। और इन्फ्लुएंस भी चीज़ें यहाँ पे देख लेनी है। अब देखिए, अब जो आगे क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा लगभग थर्ड टॉपिक अपना ये एप्टीट्यूड की जो बात होती है यहाँ पे, ठीक है। तो एप्टीट्यूड की बात होती है तो यहाँ पे इसको देखना है। एप्टीट्यूड फाउंडेशन वैल्यूज जो है सिविल सर्विसेज के लिए क्या है, सिविल सर्विसेज हो चाहे सिविल सर्वेंट हो, उन सब के लिए फाउंडेशन वैल्यूज की बात करेंगे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है जो आपके सामने लिखी हुई है, और ये सिलेबस के पॉइंट है। पहला है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी। ये एक थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से आती है कैसे, और प्रैक्टिस से आती है वो हमारे कह सकते हैं कि कैरेक्टर का एक हिस्सा बन जाती हैं। और जैसे जैसे उनकी कहते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ती है, तो ऑनेस्टी के बाद में इंटीग्रिटी डेवलप होती है, इंटीग्रिटी के बाद में प्रोबिटी डेवलप होती है, और फिर चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, ठीक है। तो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, तीन को एक साथ याद रखना है। फिर एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस, ये हमारा थोड़ा कह सकते हैं कि अफेक्टिव पार्ट जो है, भावनात्मक पार्ट जो है उससे रिलेटेड ये दिमाग से है, कि एम्पैथी है, कंपैशन है और टॉलरेंस है। एम्पैथी का मतलब आप सहानुभूति रखें, और कंपैशन जो है करुणा है, और टॉलरेंस आपकी सहिष्णुता है। अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी। ये आपके पॉइंट हुए यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी। ये तो आपके सिलेबस में पहले से मेंशन है। तो ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी जो है ये सिलेबस में मेंशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है। लेकिन एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस, ये तीन बहुत जरूरी है। जब केस स्टडीज आप सॉल्व करेंगे तब आपको एम्पैथेटिक भी बनना है, कंपैशन भी आपको रखनी है, टॉलरेंस भी डेवलप करनी है लोगों में, ठीक है। तो सिक्योर करनी है आपको टॉलरेंस, कंपैशन आपको बिल्ड करनी है, और एम्पैथी जो है आपको शो करनी है। इसके साथ में जब सिस्टम से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको उनमें ऑब्जेक्टिविटी रखनी है प्रोसेस में, ठीक है, न्यूट्रलिटी रखनी है डिसीजन मेकिंग में, और इम्पार्शियलिटी रखनी है आपको वही प्रोसेस और आपकी अप्रोच में इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठ आप, ठीक है, मतलब या तो ये या ये दो चीज़ों में से सेलेक्ट करने के लिए आपके पास दिमाग है, ठीक है, आपके पास समझ है। न्यूट्रलिटी है कि आपके पास में लालच है सामने लेकिन आप उनसे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलिटी, ठीक है। मतलब आप किसी भी चीज़ से दूर है थोड़ा सा, जिसको बोल सकते हैं हम नॉन पार्टीजनशिप, मतलब किसी पार्ट पे हम नहीं है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल हैं आप, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है इधर उधर होने के लिए लेकिन आप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी होती है कि आपके पास में ऑप्शन है चाहे नहीं है, लेकिन आपके पास में दो चीज़ें हैं, ए और बी, आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ चूज करनी है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। फिर आपका इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी आप वही हो गया एक तरीके से न्यूट्रलिटी जैसा ही, जिसमें आपको किसी भी साइड का फेवर नहीं लेना है, ठीक है, इम्पार्शियल बनने रहना है। तो ये चीज़ आपको एक इंटरमिंगलिंग वे में यूज़ करनी है। फिर एक टॉपिक जो आपके सिलेबस का ही है वो है आपका डेडिकेशन। तो सिलेबस के टॉपिक हो गया आपके इंटीग्रिटी हो गया, एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी और डेडिकेशन, जिसको समर्पण बोलते हैं। बाकी और चीज़ जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ वो भी इसमें डिस्कस होते हैं फाउंडेशनल वैल्यूज़ में, तो इनको तो आपको लिखना ही है। फिर और याद रखना है कि कमिटमेंट है डेडिकेशन के साथ में, डेडिकेशन, कमिटमेंट, स्पिरिट ऑफ सर्विस, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और आप इसको चेंज करके अलग अलग क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं कि लोग कमिटेड हैं सर्विसेज के लिए, डेडिकेटेड है, ठीक है, अपने काम के लिए, और स्पिरिट है उनके पास सर्विस की। तो सर्विस की स्पिरिट होती है, डेडिकेशन होता है अपने कह सकते हैं कि ड्यूटी के प्रति, और कमिटमेंट होता है, ठीक है, अपने जो है कह सकते हैं कि थॉट के प्रति, ठीक है। तो ये आपका कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, स्पिरिट ऑफ सर्विस है। एक है अगला सब टॉपिक आप कह सकते हैं जिसमें आपको टाइम चाहिए प्लस वेट जो है पेशेंस वो चाहिए, तो उसको बोलते हैं पेशेंस, परसिस्टेंस और आपका परजिवरेंस। परजिवरेंस है आपका, आप पेशेंस रखते हैं, इसके साथ में आप कह सकते हैं कि लगातार काम करते रहते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परजिवरेंस। अच्छा, हमेशा बेहतर बनाए रखते हैं, उसको बोलते हैं परजिवरेंस। जबकि किसी चीज़ को लगातार करते रहते हैं पेशेंस के साथ, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस। तो लगातार करते रहना इस परसिस्टेंस, वाइल उसको इंप्रूव करते रहना उसको बोलते हैं परजिवरेंस, ठीक है। इन दोनों में ये फ़र्क आप मेरे ध्यान रखना है।
फिर आपका कमिटमेंट, डेडिकेशन, स्पिरिट ऑफ सर्विस आपने देख लिया। स्पिरिट, डेडिकेशन, कमिटमेंट। कमिटमेंट है आपने अभी कोई ड्यूटी लिया और उसके प्रति आप डेडिकेट हुए हैं, ठीक है, तो वो आपका कमिटमेंट कहलाएगा। एक 3 पॉइंट और याद रखें आप फाउंडेशनल वैल्यूज में, वो आपका एक तो एनोनिमिटी है, ठीक है। जब भी आपकी केस स्टडी आती है इंटरव्यू में, जब भी कोई चीज़ पूछते हैं कि आपको मौका मिले आप ऐसा कुछ करने का, वो करने का, ठीक है, या फिर पब्लिक के सामने डील करने का, तो उसमें आप इसको जरूर याद रखें, बोले एनोनिमिटी का ध्यान रखते हुए ऐसे ऐसे कदम उठाए जाएंगे। मतलब अपने को एक हीरो वर्शिप जो है, जो अम्बेडकर का कंसेप्ट था कि हीरो वर्शिप खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स में, उस पर आपको टिके रहना है कि नहीं, हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए, एनोनिमिटी को बनाए रखते हुए ये काम होने चाहिए। इसके पे से कभी भी भटकना नहीं, फिसलना नहीं है चीज़ों से, ठीक है। दूसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये है कि कभी भी ऐसी कंडीशन आपके सामने दे कि आप विचलित हो सकते हैं थोड़े से, तो उससे विचलित आपको बिल्कुल नहीं होना, आपको डिसिप्लिन बनाए रखना है, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपको बनाए रखना है। इसके साथ में जो है करेज ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन जो है करेज ऑफ कन्विक्शन, इसको भी बनाए रखना है, ठीक है, क्योंकि आपकी किसी चीज़ पे यकीन है, ठीक है, आपका कह सकते हैं किसी चीज़ पे डेडिकेटेड है पहले से, उसी पे भरोसा रखना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं करेज ऑफ कन्विक्शन। मतलब आपने पहले कोई चीज़ को सही मान रखा है, कोई सही चीज़ है, सही चीज़ को आप पहले से मानते आ रहे हैं, और अब ऐसी कंडीशन हो गई है कि आपको वहाँ से डिसीजन जो है आपको चेंज करना पड़े, तो लेकिन आप डिसीजन चेंज नहीं करेंगे, इसी को बोलते हैं करेज ऑफ कन्विक्शन। तो ये आपकी एप्टीट्यूड या फाउंडेशनल वैल्यूज हमारी होगी। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का भी एक टॉपिक है। इमोशनल इंटेलिजेंस में आपको कंसेप्ट की बात करेंगे, यूटिलिटी की बात करेंगे, इस वर्ड को ध्यान रखें, यूटिलिटी। फिर उसके साथ में आपका एप्लीकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, और इसका गवर्नेंस में एप्लीकेशन क्या होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में इसका एप्लीकेशन क्या है, तो 2 वर्ड तो याद रखना आपको, एक तो यूटिलिटी और आपका एप्लीकेशन, 2 चीज़ याद रखना है। फिर इसके साथ में एक एडमिनिस्ट्रेशन याद रखना और दूसरा गवर्नेंस याद रखना है। तो ये 2 चीज़ याद रखना है, इनमें एप्लीकेशन और यूटिलिटी, ठीक है। तो ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस जो होंगे उसको हम आगे चल के देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक है आपका पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज़, ठीक है, वो हमने बात की फाउंडेशनल वैल्यूज़, ठीक है। ये आपकी है सिविल सर्विस की वैल्यूज़, और दूसरा एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, ये आपकी सिविल सर्विसेज है या पब्लिक सर्विसेज की बात हो रही है, लेकिन वो फाउंडेशनल थी जो एलिमेंट्री है, और ये आपकी बेसिक सर्विसेज है, ठीक है। तो जो मतलब ये तो आपको सिस्टम में आने के बाद में ऐसी बन जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और उसको कैसे कह सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में आपको एक सेंस डेवलप हो जाता है धीरे धीरे, उन चीज़ों को आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टेटस है, और इससे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स, जैसे जैसे स्टेटस बदलेगा लोगों का, कंडीशन का, ठीक है, उस हिसाब से प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो उसके बारे में किस तरह से हैंडल करना है वो यहाँ पे बात है। इसके बाद में अगला है एथिकल कंसर्न और डिलेमा, ठीक है। तो एथिकल कंसर्न जो है ये आपकी केस हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आएगा। एथिकल कंसर्न्स क्या क्या है, क्या क्या है, तो वहाँ पे आपको मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, वहाँ पे लिख देना है एथिकल कंसर्न्स, और यहाँ पे आपको पॉइंट बना देना है, 4 स्टेक होल्डर, कम से कम 4 स्टेक होल्डर ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से स्टेक होल्डर का यहाँ पे बॉक्स बना के नाम लिख देना है इधर भी, और ऐसे यहाँ पे स्टेक होल्डर का नाम लिख देना है चारों का, और फिर इसकी जो कंसर्न है उनको यहाँ पे लिख देना है। कंसर्न में आपको एक तो सबसे पहले आपको कंसर्न उठाना है यहाँ पे, उनका जो डीपीएसपी जो है वहाँ से आप उसको एज ए गाइड यूज कर सकते हैं, डीपीएसपी, ठीक है। फिर आपका जो फंडामेंटल राइट है फिर ले सकते हैं, फिर उसके बाद में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ से इनको पुट कर सकते हैं। फिर आपका जो है कोई एक्ट वगैरह है, ठीक है, कोई एक्ट है, और या फिर कोई थियरी वगैरह जो है, ठीक है, उसके ऊपर जो है कंसेप्ट है उसके ऊपर इस पर स्टिक कर सकते हैं कि हाँ, जैसे एनिमल्स के ऊपर है तो एनिमल प्रिवेंशन का जो वाला जो एक्ट है उसके वहाँ पे बात कर सकते हैं। और जब स्टेक होल्डर्स वहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, तो वहाँ पे भी इश्यूज हो सकते हैं, उसको भी यहाँ पे पार्ट रखना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन। और जब ज़्यादा स्टेक होल्डर्स नहीं मिले तो वहाँ पे आपको ह्यूमन वैल्यूज़ भी याद रखनी है, ठीक है। तो आपको इश्यूज इन वैल्यूज़, तो यहाँ पे वैल्यूज़ और एडमिनिस्ट्रेशन 2 याद हो जाएगा, बाकी स्टेक होल्डर वहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए किन किन चीज़ों की वहाँ पे बात करनी है, तो लॉ, रूल, रेगुलेशन, कंसाइंस एज ए सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, क्योंकि एथिकल गाइडेंस बहुत जरूरी होती है सिविल सर्वेंट के लिए। तो वहाँ पे 4 चीज़ें हैं, लॉ है, लॉ के बाद में रूल्स बनते हैं, रूल्स के बाद में कुछ रेगुलेशंस बनते हैं, फिर आपकी सबसे लास्ट में आपको यूज जो करना है वो आपकी कंसाइंस है, और लॉ से पहले आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 5 चीज़ें याद रख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे लॉ, इनकी हायरार्की है, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर लॉ है, फिर रूल है, फिर रेगुलेशन है, फिर आपकी कंसाइंस है। तो ये आपके सोर्स है एथिकल गाइडेंस के। और इसके बाद में आपका है पब्लिक सिविल सर्विसेज की जो है अकाउंटेबिलिटी कैसे बनाए रखनी है सिस्टम में, और एथिकल गवर्नेंस को कैसे बनाए रखना है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है, और ये कैसे आती है, जब आप प्रैक्टिस से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद में आपको अकाउंटेबिलिटी भी बिल्ड हो जाती है, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जब आपके पास में पावर होती है, तो पावर होती है तो तब रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो उसे हम अकाउंटेबिलिटी की फॉर्म में बोलते हैं। फिर इसके बाद में आपका इसमें है आपका यहाँ पे देखिए रोल ऑफ एथिकल
एंड मोरल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस। तो यहाँ पे एथिकल वैल्यूज़ भी कुछ होंगी और कुछ मोरल वैल्यूज़ भी होंगी गवर्नेंस के लिए। तो एथिकल गवर्नेंस यहाँ पे है, लेकिन कुछ वैल्यूज़ है उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। तो ये रोल है, ये आपका कीवर्ड है। इसके अलावा एथिकल इश्यूज़ इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये भी ध्यान रखें थोड़ा सा। और इसके साथ में फंडिंग में एथिकल इश्यूज़ क्या है, इसकी यूटिलाइजेशन में इश्यूज़ क्या है, और लास्ट में आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए किस तरह से ये जो है यूज हो सकती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला एंगल इसको याद रखना है, फंडिंग और यूटिलाइजेशन का इशू याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप केस स्टडी में भी सीधा यूज रख सकते हैं कि फंडिंग में इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इश्यूज पूछेगा ना, तो इश्यूज में फंडिंग है, उसकी यूटिलाइजेशन है, ठीक है, उनमें इशू आ सकता है, और गवर्नेंस में इशू आ सकता है। ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशंस किसी चीज़ से बिगड़ सकते हैं, तो वहाँ पे उसको ध्यान रखना है। ये चीज़ें वहाँ पे चलेंगी। एक लास्ट टॉपिक है आपका प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो प्रोबिटी इन गवर्नेंस में आपका क्या है कि यहाँ पे आपको प्रोबिटी बनाए रखनी है। तो प्रोबिटी के लिए क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले तो हमें कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि पब्लिक सर्विस होता क्या है। ठीक है, तो तभी आप प्रोबिटी वहाँ पे ला पाएंगे। मैंने कहा था आपको ऑनेस्टी होता है, ऑनेस्टी के बाद में आपका इंटीग्रिटी डेवलप होता है, फिर आपका प्रोबिटी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद में आपका फिलोसफिकल बेसिस जो है गवर्नेंस का, ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। चाणक्य वगैरह जो है वहाँ से इनको पुट करना है। ठीक है, एरिस्टोटल वगैरह है, वहाँ पे आपका जो इनकी जो 4 कार्डिनल वैल्यूज़ जो है प्लेटो की, अरिस्टो वगैरह की, वो आपका विजडम है। ठीक है, विजडम है, इसके अलावा आपका जस्टिस है। ऐसी 4 वैल्यूज़ है, और एक संयम जो है वो भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसी आपकी 4 वैल्यूज़ है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट जो है उसमें होनी चाहिए, कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए काम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी यहाँ पे देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स में बात कर ली, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की स्पिरिट होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, सिटीजन चार्टर होना चाहिए। इसके अलावा वर्क कल्चर होनी चाहिए, और क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी भी बेहतर होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है, कि सर्विस डिलीवरी बेहतर होना ही एक गुड गवर्नेंस का एग्जांपल होता है, और उसी से प्रोबिटी आती है। तो प्रोबिटी की सब एग्जांपल आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, और इसके अलावा आपका चैलेंजेस जो है करप्शन में, ये भी आपका प्रोबिटी को खराब करता है। तो जो यदि करप्शन नहीं है तो गवर्नेंस में प्रोबिटी है, क्वालिटी है तो प्रोबिटी है, वर्क कल्चर अच्छी है तो प्रोबिटी है, सिटीजन चार्टर है तो प्रोबिटी है, कोड ऑफ एथिक्स, कंडक्ट, आरटीआई, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, और आपका जो बेहतर कंसेप्ट जो आपका इसका आप समझ सकते हैं, तो वो सब आपकी प्रोबिटी ही डेवलप हो जाती है। तो इतना आपको थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखना है। इतने से आपका ये सिलेबस यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको चीज़ जो देखनी है वो देख लीजिए। यहाँ पे ये आपके पॉइंट है यहाँ पे, और ये पॉइंट पे आपको यहाँ पे देख रहा है कि इन शब्दों के मतलब क्या क्या है। ठीक है, तो इन शब्दों के मतलब आपको यहाँ से समझ लेने हैं, और इसको हम डिस्कस करेंगे अभी।